ठीक है। तो जो आपका जंक्शन जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो क्या होता है, कैपेसिटेंस को हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है ना। और ए क्या होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी क्या होता है विड्थ होता है, एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो इसके बीच में जो कैपेसिटर के बीच में ये जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। और वो सिंपली हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एक रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहता है और ये जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये सारा चीज है। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास सपोज करा पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन एक्चुअल में हम तो 2D मतलब 2 डायमेंशन में बनाया, 3D में अगर मैं पीएन जंक्शन बनाऊंगा तो आपको कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो। 3D में आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपका पी टाइप मटेरियल, इधर पी टाइप, इधर एन टाइप। अब इसमें जो जंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे जंक्शन बनेगा, ऐसे करके आप ध्यान से देखोगे ऐसे करके जंक्शन बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा आपका। ये जो है ये क्या है, डिप्लीशन लेयर बना है, मतलब जंक्शन के बाद ये जंक्शन है आपका और उसके दोनों तरफ डिप्लीशन लेयर बना है, ठीक है। ये दोनों तरफ आपके जंक्शन के दोनों तरफ डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। अब अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं तो इसमें मैं बोलूं जंक्शन कैपेसिटेंस कितना होगा, सीजे, इसको इंडिकेट करते हैं सीजे से, तो एप्सिलॉन होगा। अब एप्सिलॉन ये किसका एप्सिलॉन है, सिलिकॉन का, जो भी आपका मटेरियल होगा सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना। तो ये एप्सिलॉन होगा। और क्या होगा, ए होगा, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा कि जैसे मान लो इधर से आप मान लो बायसिंग कर रहे हो तो कितना एरिया वो फेस कर रहा है, मतलब जैसे मान लो ऐसे एरिया होगा ना, जैसे आप बाय मतलब जो भी करियर होगा इतना एरिया क्रॉस करके जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। और डी को हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, डी क्या आपका विड्थ है बेसिकली, तो हम लोग उसको डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। तो सीजे की जो वैल्यू है क्या हो गई, एप्सिलॉन ए बाई डब्ल्यू हो गई, ठीक है ना, समझ में आया। डी का मतलब विड्थ होता है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो कि आपको मैंने बताया, देखो अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं, फॉरवर्ड बायस की अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में जो डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है ना। डब्ल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जब डब्ल्यू कम होगा तो उस केस में क्या होगा, सीजे आपको पता है सीजे इक्वल टू एप्सिलॉन ए और डिवाइडेड बाय डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू की वैल्यू अगर कम है तो सीजे की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी ना, लार्ज होगी। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। फॉरवर्ड बायस रीजन में जो जंक्शन कैपेसिटेंस होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूं, रिवर्स बायस, इफ आई टॉक अबाउट रिवर्स बायस, उस केस में बताओ, उस केस में जो W है रिवर्स बायस में क्या होता है, W बढ़ जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है, लार्ज रहता है, ज्यादा रहता है। तो उस केस में जो CJ होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन A बाई डी होता है, W होता है सॉरी। तो अब क्या होगा, W की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो डिवाइड हो रहा है ना, तो कोई चीज ज्यादा से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, CJ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब लेस होगी, लेस, ठीक है। तो समझ में आया जंक्शन कैपेसिटेंस कैसे फॉर्म हो रहा था। जंक्शन कैपेसिटेंस क्या हो रहा था कि जब भी आप पीएन जंक्शन बनाते हो तो पी टाइप मटेरियल कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव प्लेट जैसा, एन टाइप मटेरियल कैसा बिहेव करता है, निगेटिव प्लेट जैसा, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक जैसा क्या बिहेव करता है, डिप्लीशन लेयर बिहेव करता है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है, एज इफ की ये कैपेसिटर हो। जब कैपेसिटर बन जाएगा ये, तो मैं बोलूंगा कितना उसकी वैल्यू हुई कैपेसिटेंस की, कैसे निकालोगे आप। तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप किए रहोगे तो आप क्या होगा, उसमें उस केस में आपका सीजे की वैल्यू ज्यादा होगी, रिवर्स केस में किए रहोगे तो सीजे की वैल्यू कम होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करो डोपिंग कंसेंट्रेशन की मैं बात करूं, डोपिंग कंसेंट्रेशन की बात करूं मैं, मतलब अगर सपोज करो कि आपने क्या करा कि फॉर हाईली या फिर हेवीली, इसको हेवीली लिखते हैं, हाईली नहीं, फॉर हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके ना एमसीक्यूज बनते हैं यार बहुत सारे, देख लेना, आपके डायरेक्ट एग्जाम में आप एग्जाम दोगे ना तो ये डायरेक्ट एग्जाम में लिखा लिखा आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीजें बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, जो लोग मिस कर रहे हैं वो फिर पढ़े 2-3 साल कोचिंग करेंगे फिर समझ में आएगा, उस टाइम पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से इसको देख लो, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बोल देगा कि अगर मैं फॉरवर्ड बायस में डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के केस में जो जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, रिवर्स बायस के केस में, सिंपल एक एक लाइन का क्वेश्चन। अगर तुम नहीं, फंडामेंटल्स तुम्हारे सही नहीं रहेंगे फिर नहीं आंसर कर पाओगे, ठीक है।
मैं दिखा दूंगा बहुत सारे एग्जाम्स में आपके जैसे यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, इनके एग्जाम्स में ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, एक एक दो दो नंबर में आते हैं इसको। तो ये आप ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ डोपिंग कंसेंट्रेशन का मैं हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर ले लूँ, तो आपको याद होगा अगर मैं डोपिंग कंसेंट्रेशन हाई करता हूँ उस केस में डब्ल्यू क्या होता है बताओ। जब डोपिंग कंसेंट्रेशन में हाई कर देता हूँ उस केस में डब्ल्यू जो होता है, जो विड्थ होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है घटता है बताओ। घटता है, घटता है, घटता है। हाँ, ये क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जब डब्ल्यू कम हो जाएगा तो सीजे क्या होगा, सीजे आपको पता है, सीजे इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डब्ल्यू। तो जब ये घटेगा तो सीजे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीजे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो जब डोपिंग कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे तो सीजे भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान रखना है, मतलब आपका जो सीजे होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन के, डोपिंग कंसंट्रेशन के। ये देखो सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है ना, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए इनको समझना जरूरी है। आपको मैंने क्या बताया था, जब डोपिंग कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो आपका डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। अच्छा, जब कम होगी, जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी तो क्या हो जाएगा, सीजे क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया तो सीजे बढ़ गया, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक और चीज मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपका कोई पीएन जंक्शन है, अब आपने क्या करा कि जो मैं डिप्लीशन लेयर की अगर मैं बात कर रहा था ना, तो मैं क्या कर रहा था कि डिप्लीशन लेयर ये बीच में जंक्शन है, ये जंक्शन के दोनों तरफ होता है, ऐसे दोनों तरफ होता है सेम अमाउंट में। जैसे मान लो ये जंक्शन है, सपोज करो ये जंक्शन डिफाइन किए हो आप x इक्वल टू 0 पे, तो ये जो होगा ना, ये क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो कि इसको मैं लिख दूं x माइनस डी बाई टू, और ये होगा आपका x प्लस डी बाई टू। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये x इक्वल टू 0 पे है ना, तो जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड होगा। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब दोनों तरफ, जंक्शन के दोनों तरफ सेम सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, ठीक है ना, लेंथ, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि टोटल लेंथ कितना है, सपोज करो डब्ल्यू लेंथ है टोटल, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 वाला कंफ्यूज होगा, रुक जाओ इसको हटा दूं मैं, इसमें कंफ्यूज होगा। देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, सपोज करें डब्ल्यू है, अब आपने क्या करा है कि दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन, पी टाइप में और एन टाइप, दोनों तरफ आपने सेम तरह की डोपिंग करी है, ठीक है ना, सेम कंसंट्रेशन वाली डोपिंग करी है। तो अब क्या होगा कि इस साइड ये जो लेंथ है ना, ये आपका कितना होगा, डब्ल्यू बाई टू होगा, और ये जो लेंथ है आपका, ये भी क्या होगा, डब्ल्यू बाई टू होगा, दोनों मिलकर कितना बना देगा, डब्ल्यू बना देगा। लेकिन अगर सपोज करो कि मेरा कुछ ऐसे केस बन गया, P प्लस और N, मतलब आपने क्या करा, P साइड की तो हेवी डोपिंग कर दी और N साइड की आपने नॉर्मल डोपिंग करी है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जिस साइड डोपिंग ज्यादा होगा उस साइड डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, कम होगी। जिस साइड डोपिंग ज्यादा हो उस साइड डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी, और जिस साइड डोपिंग कम है मतलब नॉर्मल है, उस साइड की ज्यादा होगी, मतलब ऐसा कुछ होगा। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या करा है, देखो मैंने क्या किया है कि ये जो जंक्शन है आपका, देखो इसको मैं दूसरे कलर से बना दूं, ये आपका जंक्शन था, ये जो रेड है ना ये जंक्शन है, वेट, मैं ना ये रेड खींच दे रहा हूँ, ये जंक्शन है आपका, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इस साइड पी साइड में क्या किया है, हाईली डोपिंग किया हुआ है, ठीक है ना, हेवीली डोपिंग किया हुआ है। तो इस साइड जो डिप्लीशन लेयर का जो बनेगा ना सेक्शन, वो बहुत कम बनेगा, और जो नॉर्मल डोपिंग है ना उस साइड जो डिप्लीशन लेयर बनेगा ये काफी ज्यादा बनेगा। ये पल्ले पड़ा है, दिमाग में समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है इस साइड ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये जो है ज्यादा होगा, ठीक है। और टोटल क्या इंडिकेट करेगा, टोटल डब्ल्यू इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, बोल देगा कि इस साइड का जो डोपिंग का कंसंट्रेशन है, पी टाइप के डोपिंग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और एन टाइप का नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन है, तो जो आपका जो विड्थ किस साइड ज्यादा होगा। क्वेश्चन सुनो, मैं कहूं कि पी साइड का डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एन साइड का डोपिंग कंसंट्रेशन नॉर्मल है, तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ किस साइड ज्यादा होगी, एन साइड, ठीक है ना। साइड। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चंस तुमको ऐसे एकदम छपे छपाए मिल जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तुम देख लेना, कई सारे एग्जाम्स में तुमको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये जंक्शन कैपेसिटेंस है इसका, ठीक है। तो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस देख लिया आपने कि जंक्शन कैपेसिटेंस अगर, अच्छा मैं बोलूं बायसिंग पे, तो देखो फॉरवर्ड बायस में जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, लार्ज होता है। और रिवर्स बायस के केस में जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है कम होता है, ठीक है ना, स्मॉल होता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। दूसरा चीज हमने क्या क्लियर किया कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो क्या होता है कि जो डिप्लीशन विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डोपिंग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आप ये लिख सकते हो कि जो सी जे है वो क्या होता है, 1 विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर, जो भी लिखना चाहो आप, ये आप इसको लिख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया ना यहां तक? किसी को कोई यस प्रॉब्लम? सर। नो सर। ठीक है। अब एक चीज देखो, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, अभी क्या होता है ध्यान से देखो। जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, वेट, जो नॉर्मल आपका रेजिस्टेंस होता है, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सिंपली वोल्टेज अपॉन करंट होता है। क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है। यही होता है ना, V बाई आई। मतलब क्या, सिंपली हम ये ओम्स लॉ आप जानते होंगे, वो क्या होता है, सिंपली V बाई आई होता है। ये होता है ना नॉर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है ना, हम लोग डायोड के केस में इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे कैटेगराइज करते हैं, ध्यान से देखो इसको। डायोड जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होती है, कुछ ऐसे करके ड्रॉ होती है, ठीक है ना। ये आपका वी गामा होता है। वी गामा आपको मैंने बताया था 0.7 वोल्ट किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए होता है, ठीक है ना। इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं या फिर ब्यूल्ट इन वोल्टेज बोलते हैं, ब्यूल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। जो वी गामा है इसको हम लोग कट इन वोल्टेज या फिर ब्यूल्ट इन पोटेंशियल या फिर ब्यूल्ट इन वोल्टेज, ये सारा चीज बोलते हैं। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, देखो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन सा से इसको आप प्रोनाउंस करते हो, और सा से 0.7 को भी आप सा से ही करते हो, ठीक है ना। तो आप याद कर सकते हो। तो एक तो 0.7 है, दूसरा आपका 0.3 के अराउंड होता है जर्मेनियम का। इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका जर्मेनियम है, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, इतना मतलब मैं बोलूं कि सिलिकॉन डायोड को ऑन करना है आपको, यानी सिलिकॉन डायोड में करंट फ्लो कराना है, तो कितना मिनिमम वोल्ट आप दोगे, 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तभी उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। ऐसे जर्मेनियम डायोड के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.3 वोल्ट से ज्यादा का आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तब उसमें कंडक्शन स्टार्ट होगा। और दिस वोल्टेज इज नोन एज व्हाट, कट इन वोल्टेज या फिर कट इन बिल्ट इन पोटेंशियल, ये सारा चीज इसको बोलते हैं, कई सारा नाम, ठीक है। तो ये जो वी गामा है, ठीक है। एनीवेज, अब एक चीज देखो कि नॉर्मल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। अब जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है ना, इसको हम इंडिकेट करते हैं आरडी से, ठीक है ना, स्मॉल में आरडी। और ये इसको इंडिकेट करता है ना चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे डेल्टा वी अपॉन, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वोल्टेज और डेल्टा आई का मतलब चेंज इन करंट। ये क्या होता है आपका आरडी होता है, ठीक है। मतलब ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर मेरे को इस कर्व से कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इस चीज को। वेट, एक कलर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस कोई एक रीजन ले लो आप, जैसे मान लो ए वाला रीजन ले लो, ऐसे हम इस ए वाला रीजन ले रहे हैं, देखो जो कर्व है ना इसका ए वाला रीजन ले रहे हैं, ए रीजन, ठीक है। अब देखो इस रीजन में मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं, एक पॉइंट यहां देखो, इस पे मैं पॉइंट मार्क कर लिया, दूसरा पॉइंट यहां,
ठीक है, मतलब यहाँ का जो कोई वोल्टेज है, सपोज करा यहाँ का वोल्टेज है, सपोज करो V1, और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा V2, ठीक है ना। तो बेसिकली वोल्टेज कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से लेके V2 तक चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब V1 से लेके V2 तक वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी तो चेंज हो रहा है। अब देखो V1 से लेके, अब V1 पे जो करंट है वो कहाँ है, यहाँ तक है आपका, ये जो करंट है वो क्या है, V1 पे करंट है, जो भी ये सपोज करो I1 है यहाँ पे, और जो V2 पे करंट क्या है, ये वाला है, ये वाला यहाँ वाला पोर्शन, अब इसकी वैल्यू है I2, ठीक है। अब मैं बोलूं कि करंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, करंट आपका I1 से I2 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना हो, मैं बोलूं कि इस कर्व से आपको क्या निकालना है, RD निकालना है, तो चेंज इन वोल्टेज कहां से कहां हो रहा है, तो चेंज इन वोल्टेज कैसे निकालोगे आप, V2 माइनस V1 कर दोगे, और चेंज इन करंट क्या निकालोगे, सिंपली I2 माइनस I1 कर दोगे, ठीक है। और दोनों का रेशियो ले लोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा इससे, डायनामिक रेजिस्टेंस, समझ। डायनेमिक रेजिस्टेंस। हाँ, तो डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब, अच्छा ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये चेंज हो रहा है देखो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं, ठीक है ना। आरडी जो है, डी का मतलब क्या है, डायनामिक, ठीक है। ये चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस, इसलिए इसको हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर्व से आप ऐसे निकाल लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि कर्व ना हो, ऐसे मान लो कर्व ना हो, तो आपको याद होगा कि जो हमारा डायोड इक्वेशन था वो क्या था, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर QV अपॉन ईटा KT माइनस 1, ये था ना, ठीक है। अब सपोज करो, आप लोग डिफरेंशिएशन किसी को आता है, सब लोग पढ़े हो डिफरेंशिएशन ना, Yes, sir. डिफरेंशिएशन पढ़े होगे ना। Yes, sir. हाँ, तो अगर सपोज करो, ये सपोज करो मेरे पास कोई इक्वेशन है, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में, मान लो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं मैं विद रिस्पेक्ट टू V, मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू V, तो क्या होगा, देखो DI अपॉन DV हो जाएगा ये, ठीक है ना। वेट, इसको मैं DI अपॉन DV हो जाएगा, ठीक है ना, DI अपॉन DV। और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आई नॉट ही रहेगा, ठीक है। अब देखो e टू द पावर QV अपॉन ईटा KT टाइम्स V है। अगर e टू द पावर, मैं e टू द पावर AX को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं ऐसे DDX, तो क्या आएगा, सिंपल A e टू द पावर AX, यही आता है ना। Yes, sir. तो मैं यही लिख रहा हूं, देखो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू V करना है, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा QV Q अपॉन ईटा KT आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि V से तो डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, और ये आ जाएगा e टू द पावर QV अपॉन ईटा KT माइनस क्या होगा, देखो आई नॉट है, इधर जाएगा। अब आई नॉट का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे एक्चुअल में तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो अब देखो DI अपॉन DV क्या हो रहा है, DI अपॉन DV इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट, ठीक है। और लेट यहाँ पे एक चीज एज्यूम कर ले रहे हैं कि ईटा की वैल्यू 1 है, सपोज कर रहा हूँ, हमने ईटा की वैल्यू 1 एज्यूम कर लिया, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन KT, ठीक है ना, e टू द पावर QV अपॉन ईटा KT, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमारा जो डायोड इक्वेशन था I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर QV अपॉन ईटा KT माइनस 1, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस क्या होगा कि जो e टू द पावर QV अपॉन ईटा KT है ना, वो एक से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। एक से इसकी जो वैल्यू होगी ना, एक से बहुत ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं हम फॉरवर्ड बायस में ना, अब एक से कोई बहुत ज्यादा, मान लो कोई नंबर है 10 टू द पावर 6 आ गया, अब उसमें से 1 माइनस करना है, तो बहुत बहुत मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 टू द पावर 6 क्या है, आसपास ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख में से मैं बोलूँ कि 1 घटा दो, तो 1 लाख के आसपास ही वैल्यू होगा ना इसका, ठीक है ना। ये कितना हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 ही वैल्यू हुआ, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली अगर मैं फॉरवर्ड बैच केस में देखूं तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, सिंपली आई नॉट ई टू द पावर QV अपॉन ईटा KT ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा में से बहुत कम चीज कोई घटा रहे हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है मैंने DI अपॉन DV, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ Q अपॉन KT, और इसको मैं लिखता हूँ आई नॉट ई टू द पावर QV अपॉन ईटा, तो हमने 1 ही ले लिया, तो इसको 1 ही रख दो, वेट,
ईटा की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, तो इसको हटा ही दो आप। तो ये अब KT हो गया, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो एक चीज कि आपको याद होगा कि हमने KT अपॉन Q को एज KT अपॉन Q को क्या लिख रहे थे हम लोग, थर्मल वोल्टेज लिख रहे थे, हमने बताया था आपको पहले, ठीक है ना। KT अपॉन Q थर्मल वोल्टेज है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, DI अपॉन DV इक्वल्स टू Q अपॉन KT को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन VT लिख सकता हूँ ना, ठीक है। KT अपॉन Q VT है तो Q अपॉन KT 1 अपॉन VT हो जाएगा, ठीक है। और देखो I नॉट e टू द पावर QV अपॉन KT जो है वो क्या है, सिंपल I है आपका, इस इक्वेशन से ध्यान से देखो, तो मैं इस टाइम यहाँ पे क्या लिखता हूँ, I लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये हमारा इक्वेशन बन गया थर्ड। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं क्या, उलट दूं ऐसे, dV अपॉन DI कर दूं, या फिर वेट, इसको हम ऐसे ना लिख के, अब जो ये DI अपॉन DV क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट, ये भी तो चेंज ही इंडिकेट करता है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग चेंज के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। देखो D को मैंने क्या किया, डेल्टा से रिप्लेस किया, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट करता है आपका, चेंज ही तो इंडिकेट करता है। DI का मतलब क्या है, चेंज इन करंट, और DV का मतलब क्या है, चेंज इन वोल्टेज। तो मैं उसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V इक्वल्स टू I अपॉन VT, ठीक है। अब देखो इसको मैं एम्प्लॉयज करूं, ठीक है, मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इक्वल्स टू क्या लिख सकता और हूँ, गाल आई छिल साले हमार बाल छिलवेते। कौन है विद्या कुमारी, म्यूट करो यार, क्या गाली वाली सब इसी में दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो देखो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I है, वो क्या हो जाएगा आपका, VT अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या था आपको याद होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या है, RD है, RD इक्वल टू क्या आ गया आपका, VT अपॉन I, ठीक है ना। ये है आपका डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आपका, अगर मान लो, अच्छा VT आपको पता है, VT तो आपको पता है, VT इक्वल टू क्या होता है, KT बाई Q होता है, ठीक है। और मैं बोलूं कि अगर आपको 300 केल्विन पे निकालना है, एट 300 केल्विन, तो VT की वैल्यू कितनी होती है, 300 केल्विन पे VT इक्वल टू होता है 26 मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो तरीका है आपको निकालने का, एक तो आप ग्राफ से निकाल सकते हो डायनामिक रेजिस्टेंस, इस ग्राफ से निकाल सकते हो, ठीक है। ग्राफ से कैसे निकालोगे, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है ना। तो कैसे मैं निकालूंगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालना है, या फिर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो हमने अभी डिराइव किया, RD इक्वल्स टू VT थर्मल वोल्टेज अपॉन जो डायोड में करंट फ्लो होता है उसके बराबर, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो आपका RD हो गया, ठीक है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, समझ में आया कि नहीं, यस सर। आ गया, यस सर। यस सर। ओके। अब देखो एक एक टॉपिक है बस सिंपल सा, उसको ये करके फिर हम लोग क्लोज कर देंगे, एक टॉपिक ये करके फिर हम लोग कर दे रहे हैं। अब देखो क्या है, जो हम लोगों ने एक लीकेज करंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सा करंट, लीकेज करंट, लीकेज करंट, ठीक है। लीकेज करंट, लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होता था याद है, लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कर रही हैं। माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, ये पता चल गया आपको, लीकेज करंट। अब देखो लीकेज करंट है ना, उसको हम लोग इंडिकेट कैसे कर रहे थे, आई नॉट से कर रहे थे, आई नॉट से। अब जो आई नॉट की जो वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये भी एग्जाम वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिशन में। तो इसमें क्या होता है कि आई नॉट जो होता है ना, वो क्या होता है, डबल हो जाता है, डबल्स एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान से देखो, मतलब सपोज करो, मैं बोलूं, सपोज करा कि एग्जाम्पल मैं लिखूं अगर कि फॉर लेट फॉर टेम्परेचर राइज फ्रॉम से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, what is I नॉट,
ठीक है, ध्यान से देखो आई नॉट इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई नॉट का इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है आपका, इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, सपोज करो कि 10 नैनो एम्पियर है। अब इसका सोल्यूशन कितना होगा बताएगा कोई? इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको मैं लेट क्यों लिखा हूं, रुक जाओ, ठीक है। फॉर टेम्परेचर राइज फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज आई नॉट, और इनिशियल वैल्यू कितना दिया, 10 नैनो एम्पियर दिया, मतलब आई नॉट का जो इनिशियल वैल्यू है आई नॉट, ठीक है ना, वो कितना दिया हुआ है, 10 नैनो एम्पियर दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को मैंने कहाँ से कहाँ कर दिया, 30 डिग्री था पहले इनिशियली, और उसको मैंने इंक्रीज कहाँ से कहाँ किया, 50 डिग्री तक कर दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई नॉट क्या होगा, ठीक है ना। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 नैनो एम्पियर। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, मैंने क्या बताया था कि जो आई नॉट होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। कब डबल होगा, हर 10 डिग्री पे, मतलब 30 से 40 जब होगा तो आई नॉट पहले कितना था, 10 था, तो कितना हो जाएगा, 20 नैनो एम्पियर हो जाएगा। और फिर 40 से 50 जब होगा तो फिर डबल हो जाएगा, तो पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा, 40 नैनो एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा इसका, 40 नैनो एम्पियर्स। इस समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बताओ जल्दी से। आ गया सर। आ गया ना? ठीक है, तो ये जो लीकेज करंट होता है आई नॉट, वो क्या होता है, डबल हो जाता है। कब डबल होगा, हर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। आई नॉट डबल्स एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, एकदम इसको कहीं वो कर लो, स्टोर कर लो दिमाग में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट आउट। ओके, सो लीकेज करंट जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो लीकेज करंट बढ़ेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन जब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो उसका आंसर ये है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप इंक्रीज करोगे उस पर क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, लीकेज करंट। ऐसे ही हम बात करें अगर डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज का, ठीक है ना, डायोड के, वेट, फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, तो आपको फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड का मतलब क्या हो रहा था कि जैसे हम डायोड है हमारा, ठीक है ना, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। अगर सपोज करो इसमें मैंने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, ऐसे ऐसे मैंने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी इसकी पीएन जंक्शन की, ठीक है। अब पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो इस जंक्शन के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना। ये वोल्टेज किसकी वजह से होगा, डिप्लीशन लेयर की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज होगा। इसको हम सपोज करो लिख दूं वीडी से इंडिकेट कर दूं, डायोड वोल्टेज, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डायोड, अच्छा डायोड वोल्टेज कैसे हो रहा था आपको याद होगा कि ये आपका जो भी जैसे मान लो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका वोल्टेज है वी, ठीक है ना, वी वोल्टेज है, ये करंट है। तो वो वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है, देखो इस लाइन के हिसाब से वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है ऐसे, ठीक है ना। अब मैं पूछूं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है ना, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, तो क्या जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज जो है आपका, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा ना, तो जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा, डायोड वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज डायोड होगा। वोल्टेज डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा ये हमको ध्यान देना है। तो देखो डिक्रीज होगा तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, जो भी वोल्टेज डायोड वोल्टेज है, डीवी अपॉन डी टी, टी का मतलब टेम्परेचर इन कैल्विन, एक टी कैपिटल टी टेम्परेचर इन कैल्विन होता है। इसकी वैल्यू ना अराउंड 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक चीज हमेशा ध्यान में, इसको याद कर लेना, 5 स्टार का वो है, 5 स्टार ऐसे बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी 5 स्टार, ठीक है। तो देखो जो भी आपका, जैसे क्या होगा, जैसे मान लो मैं बोलूं कि चेंज इन टेम्परेचर की कुछ वैल्यू दे दूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि कितना वोल्टेज चेंज होगा, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूला से। माइनस में होगा रादर, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, माइनस में, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। डायोड के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज घटेगा। तो मैं इसको अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, देखो जैसे मैं अगर ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ए है अगर सपोज करो आपका
ये आपका वोल्टेज है, ये करंट है, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस केस में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, वोल्टेज घटेगा। तो वोल्टेज घटने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना, ये जो ग्राफ है वो किधर शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। मतलब कुछ ऐसे बन जाएगा आपका ग्राफ। और मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है। समझो एक बात को, क्या है इसमें, क्या है, सपोज करो कि ए है आपका, ये जो है T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 है और ये T3 है, ठीक है ना। मतलब वो क्या रहा है कि T3 की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा होगी इसमें। T3 किससे ज्यादा होगा, T2 से ज्यादा होगा, और T2 किससे ज्यादा है, T1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब जो आपका ग्राफ टेम्परेचर है क्या हो रहा है, इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका डायोड वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और किस रेशियो से डिक्रीज होगा, वो होगा -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप अगर इंक्रीज करोगे तो डायोड वोल्टेज कितना कम होगा, -2.5 मिली वोल्ट, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, इंक्रीज किया, तो जो Vd है वो कितना डिक्रीज होगा, Vd विल डिक्रीज बाय -2.5 मिली वोल्ट। समझ में आया। जितना भी Vd होगा उससे क्या होगा, -2.5 मिली वोल्ट कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर। ठीक है, अगर मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करूं तब कितना कम होगा, -5.0 मिली हाँ, वोल्ट। फिर -5.5 डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस में डिक्रीज नहीं होगा यार, माइनस में इसको जब डिक्रीज बोल रहे हो तो फिर माइनस बोलने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो फिर तो, ठीक है ना, डिक्रीज बाय 2.5 मिली वोल्ट, क्योंकि आप डिक्रीज ऑलरेडी बोल रहे हो तो माइनस थोड़ी बोलोगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही मैं पूछूं आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा तब, 2 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में जो Vd होगा, मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, विल डिक्रीज बाय व्हाट, 5 मिली वोल्ट, ठीक है। इस समझ में आ गया, यस सर। यस सर। ठीक है। ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी, ये इंपॉर्टेंट है ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लीकेज करंट वाला और फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि लीकेज करंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, और फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड जो वोल्टेज होता है वो कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो लीकेज करंट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे लीकेज करंट क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जो डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज होता है डायोड का, वो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, कम होगा। कैसे, कितना कम होगा, किस फॉर्मूला से एसोसिएट होगा, वो dV/dt जो होगा वो -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है ना, वैसे करके टेम्परेचर, ठीक है। सो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ओके। तो ठीक है, अभी हम सेशन को एंड कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का, एनी क्वेश्चन। नो सर। चलो ठीक है, फिर सेशन को करते हैं। थैंक यू सर।